हेलो एस्पिरेंट्स, ये 8वां लेक्चर है नेवी एमआर की साइंस की थ्योरी का। और इससे पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं। टोटल आज से ख़त्म हो गया। टोटल 8 लेक्चर थे। प्रकाश लाइट आज का टॉपिक है अपना। आप लोग 8 की 8 वीडियोज़ हैं, इनको प्लीज़ ज़रूर देखना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये लेक्चर्स देख लेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली एग्जाम में जो आएंगे आप लोग डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं उनको, क्योंकि इसमें जो थ्योरी है उसको आप लोग बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस तो आगे मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सब कुछ करेंगे आगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पहले कवर करा दिया है। आप लोग इन लेक्चर्स को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। बाकी ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेवी एमआर साइंस थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, 8 वीडियोज़ हैं उसमें। प्लीज़ आप लोग उस लेक्चर को ध्यान से देखें। हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो लेक्चर रहेगा इसकी पीडीएफ रहेगी, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स उसके बनाने जो हाईलाइट कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग पीडीएफ में, आप लोग हाईलाइटेड पार्ट मिल जाएगा, आप लोग उसी के नोट्स बनाना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, ताकि आप लोग आगे कोई फ्यूचर में वीडियो मिस ना करें। शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी एक तरीके की। ये ईएम वेव के रूप में संचरित होती है। ईएम वेव्स मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इनको संचरित होने के लिए, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए ध्वनि तरंग है, उसको एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए होगा संचरित होने के लिए। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि ये ईएम वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। शुरू करते हैं हम लोग। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लें कि जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट और 19 सेकंड, कई जगह 20 सेकंड भी लिखा हुआ है बुक्स में, इतना का समय लेती है। और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट है, प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में 128 आप लोग इसको याद कर सकते हैं, 1.28 सेकेंड्स का समय लेती है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ लास्ट तक देख लेना। तो इसमें है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः प्रारंभिक माध्यम में वापस आने की घटना को हम लोग उसको परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन आप सभी लोगों को जनरल पता है। मान लीजिए ये कोई एक चिकना पृष्ठ है, एक रिफ्लेक्टेबल सरफेस है, यहाँ पर लाइट आई और अपने पुनः वापस चली गई, इस घटना को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वो जाती है, उसको बीतते हुए अंदर जाकर रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर बाहर निकलती है। और ये जो मुड़ती है बीच में से, ये क्या होता है, जिस माध्यम में वो जा रही है, इसी माध्यम की वजह से उसका डाइवर्जेंस, मतलब अपना पाथ को वो डेविएट कर लेती है, वो होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक कमरे में मान लीजिए एक छोटा सा छेद है, वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो कॉर्नर पे जाके वो बेंड हो जाती है। ठीक है, और जो किनारों पर मुड़ने होता है, उसकी छाया में प्रकाश के अवरोध के किनारों पर, जो अवरोध बताया ना मैंने, ये किनारे जो अवरोध हो गए, इसके किनारों पर मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक बंद कमरे में एक छेद होता है, तो लाइट कैसे उससे निकलती है। ठीक है, आप लोग इसका मेरे ख्याल से 11th या 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, जैसे याद आ रहा है, फ्रिंजेस वाला का एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोग 11th 12th में साइंस जिन लोगों के पास होगी उनको पता होगा, फ्रिंजेस वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये बता रखा है। बाकी आप लोग इसको मोटा मोटा ऐसे समझिए कि जो अवरोध है उसके किनारों पर मुड़कर जो लाइट मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है अपने पाथ से, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकरण। देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आप बारिश हो रही है, रेनबो बनता है तो उसी कारण से बनता है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे कमरे में, जैसे वो मैंने छेद वाले आपको बताई, छोटा छेद है, उससे आप लोग कई बार देखेंगे तो आपको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे। ठीक है, वो लाइट की स्कैटरिंग भी उसी वजह से होती है। और इसी घटना को प्रकाश का परिकरण भी कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे कम होता है। परिकरण को, स्कैटरिंग को आप लोग कह सकते हैं फैलना, रोशनी का या फिर रंग का फैलना एक तरीके से। और सबसे कम परिकरण आपको पता है बैंगनी रंग का होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। ठीक है, सॉरी, सबसे कम लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है। उल्टा मैंने बोल दिया, लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी वजह से इसको एक संकेत के रूप में, एक खतरे के रूप में इसको प्रयोग करा जाता है, क्योंकि ये कम फैलता है, कम स्कैटर करता है। और बैंगनी रंग जो है ज़्यादा स्कैटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जिसे हिंदी में कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उतल दर्पण, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह जो उभरी रहती है, ठीक है, इस तरीके से उभरी रहती है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसरी यानी कि डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी है डाइवर्जिंग मिरर। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती, कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से मिरर में आप लोग कह सकते हैं होती है, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण भी कहते हैं, यानी कि कनकेव मिरर भी कहा जाता है। कनकेव, केव यानी गुफा, गुफा यानी कि धसी हुई अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसको
अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल एवं अवतल यानी कन्वेक्स और कनकेव दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं और अतः उस गोले के केंद्र दर्पण को वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। एक मान लीजिए बड़ा सा गोला है, इसको कट कर दिया गया अगर यहाँ से, और ये इसका सेंटर मान लेते हैं तो ये वक्रता केंद्र हो गया इसका। ये यहाँ पर पॉइंट बताने की कोशिश करी गई, इतना ये मिरर हो गया, इतना ये दर्पण हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब इसकी उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है। अवतल यानी कि कनकेव मिरर के उपयोग क्या है? दाढ़ी बनाने में, श्रृंगार करने में, आँख कान नाक के डॉक्टरों द्वारा उपयोग करा जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में इसका मुख्यतः प्रयोग करा जाता है। आप लोग उसको याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उत्तल दर्पण के प्रयोग बोले तो कन्वेक्स मिरर के गाड़ी की चालक की सीट के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग करा जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में इसको यूज़ करा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझना इसको। जो मैं अभी आपको आगे समझा रहा था रिफ्लेक्शन वाली जगह पर, वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। मान लेते हैं कि ये एक माध्यम है, ये ए माध्यम है, ये बी माध्यम है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से गई और कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, फिर निकल जाएगी आगे, इसी पाथ जैसे घुसी थी वैसे निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जो विचलित होती है इसको कहा जाता है अपवर्तन, बोले तो इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। अब हम लोग समझते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट सीधा आप डायरेक्टली ये पढ़ें जो हाईलाइट हो रखा है कि लाल रंग का अपवर्तांक सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तांक सबसे कम होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखें कि सबसे कम जो है लाल रंग का होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो सबसे कम डेविएट होती है, और बैंगनी रंग की बात करें तो उसका सबसे अधिक होता है अपवर्तांक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर भी सामान्यतः अपवर्तांक जो है वो घटता है। ठीक है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग सबसे अधिक परिष्कृत होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तथा फैल जाता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। हमें दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, बोलें तो रिफ्रैक्शन होता है। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हम तारे को टिमटिमाते हुए प्रतीत करते हैं। ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में आता है डायरेक्ट, तो अपवर्तन घटना के कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यही कारण होता है हमें दूर से दिखाई देती है और ये फैलती भी कम है। तो स्कैटरिंग वाली बात बताई थी ना मैंने, वही बात है यहाँ पर। वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल के कण प्रिज्म का कार्य करते हैं। परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और अपवर्तन की घटना होती है। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था, स्कैटरिंग की वजह से फॉर्म होता है रेनबो, स्कैटरिंग भी होती है, तीनों ये परावर्तन और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्लेक्शन, ये तीनों जब होते हैं वहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पर वो फॉर्म होता है और वहाँ पर स्कैटरिंग भी होती है। कुछ लोग उसको मिसकंसेप्ट मत कर देना कि मैंने बताया था कि रेनबो फॉर्मेशन होता है सिर्फ स्कैटरिंग की वजह से, नहीं, वहाँ पर तीनों हो रहे होते हैं, परावर्तन भी होता है, TIR भी होता है, अपवर्तन भी होता है। ठीक है, और उसके द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अधिक अच्छा उदाहरण जो है वो इंद्रधनुष है आप लोगों का, कि जो रिफ्लेक्शन और TIR तीनों फॉर्मेशन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वहाँ पर स्कैटर हो रही होती है लाइट। ठीक है, और अगर आपसे लोगों से पूछा जाए किस वजह से बनता है, तो परावर्तन, पूर्वांतरिक परावर्तन, अपवर्तन के कारण। ठीक है, हो क्या रहा होता है, वहाँ पर स्कैटरिंग हो रही होती है। ठीक, बिजली चमकते समय प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, पहले आप लोग बिजली कड़कती है तो पहले आप लोगों को वो प्रकाश दिखाई देगा, फिर ध्वनि सुनाई देगी। ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी आप लोगों का रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रवों में अशांत डूबी हुई सीधी चीज़ टेढ़ी दिखाई देती है। अगर पानी का मान लीजिए कोई आप बर्तन है, उसमें आप कुछ अगर डालते हैं, मान लीजिए पेन पेंसिल कुछ भी डालते हैं, तो आप लोगों को मुड़ा हुआ टेढ़ी दिखाई देगी वो, जिस जगह नहीं आपने रॉड डालते हैं, रॉड टेढ़ी दिखाई देती, तो यही इसका एग्जाम्पल है। तथा जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। आप लोगों ने नींबू वाला जो एक्सपेरिमेंट है, लेमन वाला, आप लोगों ने देखा होगा कि नींबू जाके उसके तल में बैठ जाता है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि नींबू ऊपर तैर रहा है, वो भी इसी का रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब ह्यूमन आई, मानव नेत्र, हम लोग उससे बात कर लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जिससे कि हमको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर वो होना चाहिए, तभी हम लोगों को वो साफ साफ दिखाई देगा। और इसमें उत्तल लेंस होता है, बोले तो कन्वेक्स लेंस होता है मानव आई में, हमारी आँखों में, और जिसे नेत्र लेंस भी कहते हैं हम लोग, आई लेंस भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। अब कुछ दृष्टि दोष हैं, डिफेक्ट ऑफ विज़न है, तो इसको समझना ज़रूरी है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण किससे होता है? अवतल लेंस से, ध्यान रखना इस चीज़। ठीक है, कनकेव लेंस से इसका निवारण होता है। आगे देखते हैं हम लोग, दूर दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि ना पास की चीज़ तो दिखाई देती है, इसमें दूर की चीज़ तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ये अधिकतर बुजुर्गों में देखने को मिलता है। तो इस दोष के निवारण के कारण जो है कन्वेक्स
मिरर यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करा जाता है। अच्छा, एक बीमारी ये भी होती है अबिंदुकता, जिसको हम लोग कहते हैं जनरली आम भाषा में बहंगापन जो होता है, ठीक है। अस्टिग्मेटिज्म जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसमें क्या होता है कि क्षैतिज दिशा में तो देख सकता है लेकिन ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख सकता है, ठीक है। मतलब कि दोनों आंखों का एक बिंदु पर अगर कंसंट्रेट करने कहा जाए तो नहीं कर सकता है, जिसको ये समस्या है। और इसके निवारण के लिए जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेंस होते हैं उसका उपयोग करा जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग करा जाता है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेंस की वैसी क्षमता जो वस्तु के आकार को परिवर्तित करते, यानी कि जो उसको जो है दो अलग अलग रिफ्लेक्ट कर दे। पहले आप भी समझ सकते हैं इसको कि उसका रिफ्लेक्शन वो कर दे, ठीक है। लेंस पे कोई भी चीज़ गिर रही उसको वो फर्दर आगे चल के रिफ्लेक्ट कर दे। और इसकी जो क्षमता है वो P कह जाती है, और इसका SI यूनिट है वो डायोप्टर है, P = 1/f, ये इसका फॉर्मूला है। और F यहाँ पर फोकल लेंथ होती है, स्मॉल f है ये। तो ये था कंप्लीट लेक्चर लाइट का। आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आराम से डाउनलोड कर लें। आज से आप लोगों का थ्योरेटिकल वाला लेक्चर खत्म होता है। 8 लेक्चर का मैंने आप लोगों से वादा करा था, और मैंने कंप्लीट आप लोगों को करा दिया। अब आगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट वाला पार्ट करेंगे। आप लोग अपने पार्ट सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है किसी टॉपिक में, तो आप बता सकते हैं कि अभी क्वेश्चन ना करके, प्रैक्टिस सेट ना करके आप इस चीज़ को सर कवर करा दीजिए, मैं उसको जरूर कवर करा दूँगा, क्योंकि अभी अपने पास बहुत टाइम है। लॉकडाउन का पीरियड है, आप लोगों की वैकेंसी आराम से आएगी। अभी उसमें 1 महीना एक्सटेंड हो चुका है, तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स अपना सुझाव जरूर दें कि हमको फर्दर क्या करना चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।